आ रही है मेरी वॉइस सबको? यस मैम। आ रही है मैम, आ रही है मैम, आ रही है। यस ठीक है, मैम। डाउट सुनते सुनते ना कट हो गया, उस पे मोबाइल पे ना एंड कॉल हो गया, तो एकदम से कट गई मीटिंग। अच्छा, तो हमने देखो लास्ट लेक्चर में क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने एक तो मैंने आपको टर्म सिंबल के बारे में बता दिया है, ठीक है, कि चाहे वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, चाहे आपके पास रिकॉर्ड नहीं हो रही मैम मेरी वीडियो। हो रही है रिकॉर्ड, ओके। हो रही है, हो रही है। तो लास्ट लेक्चर में हमने वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किया था, टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किया है, फिर उसके बाद में मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमने किया था, ठीक है। ये टर्म सिंबल मैंने हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। एक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एंगल निकालना बताया था, कि अगर आपने एंगल निकालना हो एल और एस के बीच में, या एल और जे के बीच में, ठीक है, या फिर जे और एस के बीच में, वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिया था, ठीक है। अब उसके बाद मैम आपने जो क्वेश्चन करवाए उसमें एलएस कपलिंग ही यूज की ना, जे कपलिंग तो क्वेश्चन कहीं में यूज नहीं की कि वो आ सकती हैं, अगर कभी पेपर में एल और जे के बारे में आ गया तो वो भी चीज मैंने आपको करवा दी थी, पेपर में आ सकता है। अब उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बेस पे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हमारे पास से ये जेड एक्सिस है, क्या ये हमारी पास क्या है, जेड एक्सिस है। अगर हमने अगर हमने क्या करना हो, ये इधर एल कंपोनेंट है, ये हमारे पास क्या है, एल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। एक जेड एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, जो ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है वो क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ, वो थीटा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास अगर जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो अगर हमने एल का जेड के ऊपर कंपोनेंट फाइंड करना हो, अगर हमने एल का जेड के ऊपर कंपोनेंट फाइंड करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जो एल जेड है वो क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है? एल कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास जो एल जेड है वो क्या आ जाएगा, एल कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज है जो हमने अभी तक एटॉमिक फिजिक्स में डिस्कस नहीं की है, कि जो एल जेड है उसको मैं लिख सकती हूँ एम एल इंटू एल, ठीक है, जो एल जेड है उसको मैं लिख सकती हूँ एम एल इंटू एल। अब यहाँ पे आप दो चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, ठीक है, दो चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, तो इसको भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट मतलब दूर कर देती हूँ, जो लास्ट लेक्चर में भी कंफ्यूज हुए होंगे। मैम, हाँ जी मैम हम सिलेबस का कौन सा पोर्शन कर रहे हैं? टर्म सिंबल वाला, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है ना मैम? कौन सा पार्ट है? टर्म्स वाला, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स वाला कर रहे हैं हम। यस मैम, स्टार्टिंग से तो अभी नहीं किया ना, ये स्पेक्ट्रा करना हेलिकल है अभी, एटम्स, ये तो नहीं किया ना मैम? तो एक यस मैम, बी से चला कोई भी यस। टॉपिक। तो अब यहाँ से देखो आप, एक एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एक एंगुलर मोमेंटम है, एक हमारे पास क्या है, एक ऑर्बिट, एक एंगुलर मोमेंटम है आपके पास, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। एक आपके पास मैं स्मॉल एल लिखती हूँ जो क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। इन दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है, ये दोनों आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, लास्ट लेक्चर में भी आपको कंफ्यूज किया होगा
एक जो कैपिटल एल हम लोग लिखेंगे वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से आता है, और एल स्मॉल एल क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ये हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। लास्ट लेक्चर में हमने एक रिलेशन भी देखा था कि जो एल स्क्वायर था उसको आप क्या लिख सकते थे, एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी तक कैपिटल मतलब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू नहीं देखी, चाहे वो ऑर्बिटल हो चाहे वो स्पिन हो, इनकी वैल्यूज हमने अभी तक नहीं निकाली है। बट हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में पता है, तो हमने रिलेशन फाइंड कर लिया इन दोनों में कि अगर आपको कहीं पे भी एंगुलर मोमेंटम आ जाए तो हमें, और क्वांटम मतलब एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए तो हमें क्वांटम नंबर के साथ रिलेशन पता है और क्वांटम नंबर्स हम लोग निकाल सकते हैं। और ऐसे ही लास्ट लेक्चर में मैंने ये लिखवाया होगा कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एस एस प्लस 1 इंटू एच कट स्क्वायर। ऐसे ही अगर टोटल जे लिखना हो तो उसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। तो जो राइट साइड पे टर्म्स पड़ी हुई हैं ये क्वांटम नंबर्स हैं, ये क्वांटम नंबर्स हैं, और ये इधर पड़ी हुई हैं ये एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है कि जो एल है एंगुलर मोमेंटम है, ये क्वांटम नंबर मत लिखना, इसको जो एंगुलर मोमेंटम है उसका जेड एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अगर आपने जेड एक्सिस के अलोंग क्या फाइंड करना हो, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो वो हो जाएगा एल कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। एक तो ये वाली चीज हो गई। अब एक नई चीज जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है कि जो एल जेड है ऑर्बिटल क्वांटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट की वैल्यू को मैं ऐसे लिखती हूँ एम एल इंटू एल, मैं ऐसे लिख सकती हूँ एम एल इंटू एल। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो पूरी एटॉमिक में घूमने वाली है, ठीक है। एक ये हो गया कि इसको मैम एम एल इंटू एल होता है कि एम एल एच कट होता है? सॉरी एच कट होता है, पैर में लिखना था लिख दिया, डबल लिख दिया मैंने, एम एच कट होता है, ठीक है। एल जेड की वैल्यू क्या होती है, एम एल एच कट, और एम एल आपको पता ही है कि जो माइनस एल से प्लस एल के बीच में लाई करता है। ऐसे ही अगर आपने एस जेड की वैल्यू निकालनी हो तो वो बन जाएगा एम एस एच कट। अगर आपने जे जेड की वैल्यू निकालनी हो, टोटल एंगुलर मोमेंटम की आपने जेड कंपोनेंट निकालना हो तो वो बन जाएगा एम जे एच कट। ऐसे आप किसी की भी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट था, मतलब आज का टॉपिक था, वो हमने फाइंड करना था कि अगर एंगुलर मोमेंटम कुछ एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ, ठीक है, जरूरी नहीं है जेड एक्सिस के साथ, किसी के साथ भी एंगल बना सकता है, देन हमारे पास क्या होता है, उसके अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग अगर आपने कंपोनेंट फाइंड करना हो वो हम फाइंड कर चुके हैं। एल जेड आ गया है एल कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एल जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वो क्या आई है एम एल एच कट, और इधर एल एल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, एल एल प्लस 1 इंटू एच कट स्क्वायर, तो एल की वैल्यू आ जाएगी रूट एल एल प्लस 1 एच कट, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एल एल प्लस 1 और साथ में एच कट है कॉस ऑफ थीटा, एच कट से एच कट हो जाएगा कैंसिल, तो एम एल की वैल्यू बन गई है रूट एल एल प्लस 1 कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, एम एल रूट एल एल प्लस 1, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ गई है, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ गई है, ठीक है। पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बेस पे, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही मैंने तो एंगुलर मतलब ऑर्बिटल के लिए किया है ना, आप लोग इसको किसके लिए कर सकते हो, स्पिन के लिए भी कर सकते हो। स्पिन के लिए अगर आप करोगे, ये जेड एक्सिस है, ये आपके पास एस वेक्टर है, ये एंगल बना रहा है थीटा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एस जेड आ जाएगा, एस जेड क्या बनेगा एस कॉस ऑफ थीटा। तो सेम चीज एस जेड को आप क्या लिख सकते हो, एस जेड को लिख सकते हो एम एस एच कट, और एस को आप क्या लिख सकते हो सेम एज इट इज एस एस प्लस 1 इंटू एच कट, एस एस प्लस 1 इंटू एच कट कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एस बाय रूट
एस एस प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने टोटल के लिए फाइंड करना हो, मतलब टोटल जे से डिनोट करेंगे हम टोटल एंगुलर मोमेंटम को, तो वो बन जाएगा जे कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, एम जे डिवाइडेड बाय जे जे प्लस 1, ये वाली चीज बन जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट हो? मैम एम जे कैसे निकालेंगे, MJ, एम जे? जैसे देखो अब मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, ये और माइनस जे क्लियर कर लेस देते हैं। मान लो एल की वैल्यू आपके पास 1 है, मैम बैक स्लाइड करना। तो यहाँ पे देखो अगर आपके पास एल की वैल्यू 1 है, ठीक है, एल की वैल्यू 1 है, तो एमएल की वैल्यूज लिखनी है। तो एमएल की वैल्यूज कैसे लिखते हैं, क्या मेथड बताया था, माइनस से स्टार्ट कर लो, इसमें एक ऐड करोगे 0, 0 में एक ऐड कर दोगे 1, तो 1 के बराबर हो गया, तो एमएल की वैल्यूज आपके पास 3 बन जाएंगी। यहाँ से अगर आपने कॉस थीटा निकालना हो, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, एमएल बाय रूट एल एल प्लस 1। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि एमएल की 3 वैल्यूज हैं। तो एक बार अगर हम लोग एमएल को -1 रखते हैं, एल हमारा 1 ही है, तो कॉस ऑफ थीटा की क्या वैल्यू बन जाएगी, -1 रूट 1 1 प्लस 1 बाय 1। रूट 2। तो ये बन जाएगी -1 बाय रूट 2, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1 बाय रूट 2। ऐसे ही अगर आपके पास एमएल 0 है, एल 1 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। और ऐसे ही अगर एमएल आपका 1 है, एल की वैल्यू 1 है, तो कॉस थीटा आपके पास बन जाएगा 1 बाय रूट 2। तो अगर आपके पास एल 1 है, तो एमएल की वैल्यू -1 0 1 आ रही है, तो इसके करॉस्पॉन्डिंग अगर कॉस थीटा फाइंड करना हो, तो वो आपके पास आ रहा है -1 बाय रूट 2, 0 एंड 1 बाय 2, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ऐसे ही इधर देखोगे, स्पिन अगर गिवन हो, मान लो स्पिन की वैल्यू आपको 1/2 गिवन है, ठीक है, तो एम एस आप कैसे फाइंड करोगे, माइनस से स्टार्ट करोगे, -1/2, इसमें एक ऐड करोगे 1/2, तो इसमें 2 ही वैल्यूज बनेगी। तो इसके लिए आपके पास एक एस को 1/2 रख के आएगा, एक एम एस को -1/2 रख के एंगल आ जाएगा, एक एस को 1/2, एक एम एस को 1/2 रख के एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, एम एस है -1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1। तो यहाँ से -1/2, नीचे क्या बन जाएगा आपका, नीचे 1/2 इंटू 3/2, रूट 3 और 2 बार आ जाएगा, -1/√3। तो यहाँ से आपके पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/√3। और अगर आप इस केस से करोगे तो 1/√3, क्योंकि सिर्फ प्लस का साइन का फर्क पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप एस की वैल्यूज निकाल सकते हो। ऐसे ही अब जेड की भी वैल्यूज, मतलब जे की भी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। जे की वैल्यूज के लिए अगर आप देखोगे, ये लिख ली है स्लाइड सबने, अगर आपके पास मान लो जे की वैल्यू आपको 2 गिवन है, ठीक है, तो एम एल आपका एम जे क्या होने वाला है, माइनस से स्टार्ट करो, -2, एक ऐड कर दो -1, एक ऐड कर दो 0, एक ऐड कर दो 1, एक ऐड कर दो 2, तो एम जे की आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए फिर से 5 वैल्यूज बनने वाली हैं, 5 कॉस थीटा की वैल्यूज। तो आपके पास जो कॉस थीटा है वो क्या था, एम जे बाय रूट जे जे प्लस 1। तो मेरे को फटाफट से बता दो कॉस थीटा की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, निकालो इसको। -2 -2/6 -1/6 0 1/6 2/6। रूट आएगा, बाकी भी डिनोमिनेटर में बाकी भी रूट आएगा। निकालो क्या आएगा। -2/√6 -1/√6 0 1/√6 1
रूट 2 बाई रूट ठीक है। 6। सब बच्चों की यही आ रहा है आंसर। यस मैम। तो अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, कॉस थीटा की वैल्यूज -2 नीचे बन जाएगा 2 इंटू मतलब 6 बन जाएगा, एक आ जाएगा -1/3, एक 0 बन जाएगा, एक 1/√3, एक 2/√6, ये वैल्यूज बन जाएंगी। तो ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, इसी कॉन्सेप्ट को लेके एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था। वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लिख लो। मैम ये नीचे √3 कैसे आ रहा है? हाइड्रोजन एटम is in the orbital angular momentum state L or ml if L lies on a cone which मैम m ये l Yes. कॉमा m इज इक्वल टू l लिखा है तो आपने। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, एम के पैर में भी ना एल डाल लेना। एम एल की वैल्यू भी आपको एल गिवन है, ठीक है, एम एल की वैल्यू भी आपको स्टेटमेंट में एल गिवन है। इफ एल लाइज ऑन अ कोन विच मेक्स अ हाफ एंगल 30 डिग्री with respect to the z axis, the value of L is मैम प्रीवियस क्वेश्चन में आपका 1/√3 आंसर आया है, 1/√3 और -1/√3। मैम यहाँ पे √3 क्यों आया, 6 नहीं आएगा √6? 2 इंटू 2 J की वैल्यू तो + 1 2 ही है। ऐसा नहीं आएगा रूट में, तो 2 इंटू 3 रूट में 6 बनेगा। यस किसी ने यहाँ पे मैम देखा मैं नहीं क्या, -1 ये और 1 भी मैंने नीचे ले आई हूँ। यहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, ये नहीं देखा किसी ने। बोला था मैम, बोला था हमने मेरे को मैम। सुनाई नहीं दिया। यहाँ पे भी 2 आएगा, इसको हाँ आप इसको मैं भाग करेक्ट के कर आए लो। वो। मैम 2 कैसे आएगा, 6 नहीं आएगा? मैम J की वैल्यू तो 2 है ना, 6 ही नहीं आएगा। नहीं 6 आएगा। 6 ही आएगा मैम, पहले में आएगा √2/3, बाकी J तो की वैल्यू तो 2 है 1/√6 ना ही मैम। आएगा। भाई आपने क्या करना है, 2/√6 है ना, इसको आप रैशनलाइज कर लो, रूट इंटू तो ये √3, इसको √2/3 बनेगा रैशनलाइज ना मैम। करोगे। यस, ये मैंने फिर रैशनलाइज किया ही नहीं है ना उधर, तो आपके पास क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल लेकिन होके मैम रूट अगले की बात कर रहे हैं, -1/√2 कैसे बन गया? वो तो -1/√2 मैम ही है। सेकंड राउंड की बात है। L की वैल्यू क्या आई मैम? अच्छा इसको रुको, अगर इसमें गड़बड़ है हम लोग दोबारा कर लेते हैं। अगर मेरा आंसर गलत है या आपने गलत लिखा है पता चल जाएगा। फर्स्ट तो देखो आपके पास से क्या आता है, अगर J की वैल्यू है 2, ठीक है, J की वैल्यू 2 है, M की वैल्यू आपके पास -2 है। मैं समझ गई, मैंने गलती की थी, J को देख के वैल्यू लिख गई थी। ये है ना फर्स्ट, तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट, एक मिनट, ठीक है मैम, यही डाउट था कि उसको 2 ही लेना है ना बस। यही था। एल दी मैम
एल दी वैल्यू मैम कितनी आ रही है? इज इट 3? yes 3 आ रही थी। yes 3 आ रही है एल की वैल्यू क्वेश्चन में, पी वाई yes क्यू yes में। माइनस सॉरी 3 आ रही है। अगर आप इसके लिए देखोगे तो आपके पास cos थीटा क्या बन जाएगा, -/√6। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला देखोगे 2 है, ml की वैल्यू आपके पास 0 है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो -2/√3 हो जाएगा, -1/√6 0, 1/√6 √2/3 क्या आ जाएगा आंसर। मैंने वो देखा ही नहीं था, वैसे तो मोस्टली हम सबका हो ही गया था क्वेश्चन। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे हाइड्रोजन एटम इज इन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक आपको एल दे रखा है, एक आपको ml की वैल्यू उन्होंने एल दे रखी है। इफ एल लाइज ऑन अ कोन व्हिच मेक्स अ एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, इसका मतलब एल जो है हमारा वो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ एल इज, तो हमें पता है कि जो ये वाला है एल जेड, ठीक है, एल जेड हमारा किसके इक्वल बनेगा, एल ऑफ कॉस थीटा। एल जेड की वैल्यू हो जाएगी एम एल एच कट, और इधर बन जाएगा एल एल प्लस 1 रूट एच कट इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री एंगल दे रखा है। तो यहाँ से आपके पास एम एल इज इक्वल टू एच कट से एच कट कैंसल, रूट एल एल प्लस 1 कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से ml की वैल्यू भी आपको l दे रखी है, रूट एल एल प्लस 1 cos 30 कितना होता है, रूट ऑफ 3/2। रूट ऑफ 3/2। अब ये रूट को हटाते हैं तो दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करोगे तो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एल एल प्लस 1, और इधर आ जाएगा आपके पास 3/4। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, 4 इधर ले जाओ, 3l स्क्वेयर प्लस 3l, तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास 3l, ये बन गया l स्क्वेयर इज इक्वल टू l, एक l से l कैंसिल हो गया, l की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, l की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। l की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 3। जीरो भी तो वैसे मैम आ सकती है ना, जीरो भी तो आ सकती है, मैं 3 भी हो सकती है, मैं जीरो भी आ सकती है। मैंने यही Both the values सोचा, are मैं possible. बोलने वाली थी कि किसी ने बोला नहीं, क्योंकि एल स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक टर्म है ये एक, तो इसमें एल स्क्वायर है ना, जितनी पावर्स होती हैं उतनी एल की वैल्यूज बनती हैं। तो जो मैंने ये चीज लिखी है यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3l, ये ऐसे कैंसिल आउट नहीं होता है, 3l इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक l कॉमन निकाल लो, l माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसकी राइट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होगी, इसका मतलब l की वैल्यू या तो 0 बनेगी या फिर l की वैल्यू 3 बनेगी, बट जो आंसर है वो l3 है। मैडम जीरो वैलिड ही नहीं है, जीरो वैलिड ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है, यहाँ पे l0 पॉसिबल, एंगल ही नहीं बनेगा Yes. 30 डिग्री। क्योंकि अगर आपको एंगल 30 डिग्री बनाना है ना, तो एंगल 30 डिग्री तब बनेगा अगर आपका L3 होगा, अगर L0 होगा तो एंगल 30 डिग्री बनेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे L0 पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर आपके पास L3 आ जाएगा। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है तो वो ऐसे पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के, तो ऐसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मैम एल 0 ना होने का रीजन क्या है, मेरे को समझ नहीं वैल्यू आया। 0 होने का पॉइंट क्या है कि क्यों 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप थीटा को 0 ले लो, अगर आप थीटा को 0 ले लो, अब मेरे को ये बताओ, एल को मैडम लेना है Sorry. 0, एल को 0 लेना है, थीटा को एल नहीं। को अगर आप 0 ले लो तो आप थीटा की वैल्यू बता सकते हो, जिसने ये डाउट पूछा था। मैम एल की वैल्यू 0 मतलब एस ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे हम नहीं, 0 कोई आप मैग्नीट्यूड तो नहीं ले रहे, आप हम एल सीधे 0 मतलब एस इसको ऑर्बिटल। देखो, आपके पास कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है ml कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ml बाय रूट एल एल प्लस ml 1। अपॉन ठीक रूट है, ऑफ एल अगर प्लस आपने Root of एल L, को L कर plus दिया 1. 0, आपको क्वेश्चन में गिवन Yes. है कि ml भी 0 है, 0, इनफाइनाइट हो ठीक चुका है, है। ml भी आपको ml तो क्वेश्चन में 0। गिवन है कि ml भी l के इक्वल है, तो ये भी 0 हो गया, तो 0/0
0.0 फॉर्म बन गया। एंगल थीटा बनेगा ही नहीं, इसलिए आपका थीटा 0 नहीं, मतलब थीटा 30 नहीं बन रहा, इसलिए L0 पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हमने मैम एक डाउट ना मैम, जैसे स्टेटमेंट में दे रखा है एल मिक्स एंड हाफ एंगल 30 डिग्री, तो हाफ एंगल थीटा बाय 2 तो नहीं होगा, वो थीटा ही मतलब 30 ही लेंगे एंगल। L lies on a column which makes the angle जब बात Yes, होती है, ma'am. इसका मतलब थीटा की वैल्यू गिवन है आपको। मैम साथ में लिखा हाफ कोण का एंगल। हाफ एंगल हाफ बोला है, कोण का एंगल, हाफ एंगल। यस, मैम ठीक है, ये मतलब लैंग्वेज है ये। ओके ओके। हम इसको कोण का रीड हाफ करो एंगल। स्टेटमेंट को। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज आती है, पेपर में एक जी फैक्टर पूछ लिया जाता है। जी फैक्टर के बेस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जी फैक्टर के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और जी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है वो लिख लो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता भी होगी जी की वैल्यू। 1 प्लस जे+1 प्लस S+1 माइनस L+1 डिवाइडेड बाय 2J+1, ठीक है। तो ये मतलब हम लोग देखो पहले टर्म सिंबल कर चुके हैं, उसी के रिलेटेड कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। उसकी डेरिवेशन पे तो हमें जाना नहीं है, क्योंकि पेपर में डेरिवेशन तो आएगी नहीं, इसलिए उसके रिजल्ट है, जैसे LZ की वैल्यू है, या फिर L² की वैल्यू है, या फिर अभी हमारे पास जी फैक्टर आ गया है। तो जी फैक्टर की वैल्यू ये होती है। अगर आपको J, S और L की वैल्यूज पता है तो आप जी फैक्टर निकाल सकते हो। जैसे इसी के हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। मैम इसमें माइनस माइनस तो नहीं नहीं, आता सेकंड प्लस टर्म ही में? होता है, J² माइनस S² माइनस L², प्लस ही होता प्लस है। से होता है। ठीक। अब इसी के बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखो, हमें किस स्टेट के लिए फाइंड करना है 3p1 लेवल ऑफ एन एटम इज। ऑप्शन दे रखे हैं 1/2, बी ऑप्शन दे रखा है 3/2, सी ऑप्शन दे रखा है 5/2, डी ऑप्शन दे रखा है 7/2, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखो 3p1 लेवल के लिए हमने जी की वैल्यू निकालनी है, तो उसको कंपेयर करो। ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म गिवन है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होती है 2s+1 Lj। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो 3 = 2s+1, इन दोनों को कंपेयर कर लिया, तो यहाँ से आपके पास 2s = 2, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। सेकंड, अगर आपके पास p है तो p के लिए आपके पास l की वैल्यू कितनी होती है 1, j की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो हमें तीनों की वैल्यूज पता चल गई हैं। s की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, और j की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी 1+1+1 प्लस 1+1 माइनस ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 3/2। देखो ये वाला फैक्टर हो जाएगा कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ से बन जाएगा, ऊपर बना 2 डिवाइडेड बाय नीचे 2 × 2, एक 2 से 2 कैंसिल, तो 1+1/2, तो ये बन जाएगा 3/2। तो यहाँ से जी की वैल्यू ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसी का एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। ये लिख ली है, स्लाइड कर दूं नेक्स्ट? नो मैम। और मैम अगर प्योरली स्पिन मोशन होगा तो वहां पे L = 0 हो जाएगा ना? वो भी बताना है आपको, मैंने वो भी बताऊंगी अभी।
देखो अब यहाँ पे मेरे को 3b1 के लिए, इसके लिए मेरे को जी फैक्टर की वैल्यू बताओ निकाल के जल्दी से। इस टर्म के लिए मेरे को जी की वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी से, क्या होगी। हाफ मैम। हाफ सबकी हाफ हाफ आ रही है। यस मैम, अगर 1/2। आप इसको कंपेयर करोगे 2s + 1 lj, तो कंपेयर करके 2s + 1 = 3, तो s की वैल्यू आ गई आपके पास 1, और d है, ये वैल्यू में 1/4 वेरिएशन कैसे हो गई। 1/2 d ही की आएगी मैम, वैल्यू, 1/2। d के लिए l होता है 2, और j की वैल्यू आपको दे रखी है 1, तो अब यहाँ से g की वैल्यू 1 + j + 1 1/2 मैक्सिमम स्टूडेंट्स की 1/2 आ रही है, इसका मतलब जिसने 1/4 बोला है गलत बोला है आंसर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 + j की वैल्यू 1, 1 + 1 + s की वैल्यू 1, 1 + 1 -2, 2 + 1 डिवाइडेड बाय j की वैल्यू ये बन जाएगी। अब यहाँ से 1 प्लस ये बना 2 + 2 -6 डिवाइडेड बाय 2 × 2 4, तो 1 प्लस ये बन गया 4 -2 कर दोगे माइनस आ जाएगा इधर, -2/4, तो ये कट के आपके पास आ जाएगा 2, तो 1 - 1/2, तो जी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो 1/2 वाला आंसर सही था। अब देखो नेक्स्ट, जैसे हमने अभी जी की वैल्यू लिखी है जी जे, ठीक है, ये हमने टोटल के लिए लिखा है, कि हमने टोटल के लिए लिखा है कि 1 + जे + 1 + एस + 1 -एल + 1 डिवाइडेड बाय 2 जे + 1, ठीक है। इसके पैर में मैंने बेस में क्या डाला है, जे, मतलब हम टोटल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जे ही इंक्लूड हो गया इसका मतलब हम टोटल के लिए बात करेंगे। अब किसी सिस्टम के लिए एल की वैल्यू तो कुछ ना कुछ आ रही है, एल की वैल्यू नॉन जीरो है, बट एस की वैल्यू अगर 0 आ जाए, या फिर हमारे पास ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जिसमें एल की वैल्यू 0 आ जाए बट एस की वैल्यू क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। जहां पे एस स्पिन 0 है और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं प्योर ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। प्योर ऑर्बिटल मोशन के लिए या फिर प्योर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के लिए हमारे पास जी की वैल्यू, कोई बताएगा अगर आपके पास एल नॉन जीरो है और एस की वैल्यू 0 है तो क्या बनेगा जी जे की वैल्यू। 1। देखो ऊपर वाले एक्सप्रेशन 0 में को एस को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 1 + जे + 1 -एल + 1 डिवाइडेड बाय 2 जे + 1। अब इधर से आप एक चीज देखो, अगर जे हमारे पास जो टोटल जे होता है ना वो क्या होता है, एल + एस के इक्वल होता है, तो अगर आपके पास एस ही 0 हो गया, अगर एस ही 0 हो गया तो जे और एल क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। अगर यहाँ से जे और एल इक्वल हो गए तो ये फैक्टर दोनों हो जाएंगे कट, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो प्योर ऑर्बिटल मोशन के लिए जो जी जे है या फिर जी एल भी लिख सकते हो, क्योंकि जे और एल इक्वल है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अगर आपके पास स्पिन, ठीक है, ओनली स्पिन हो, किसी के पास ऑर्बिटल मोशन ना हो, ठीक है, सिर्फ उसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो, तो उस मोशन के लिए क्या होगा, उस मोशन के लिए हमारे पास क्या होगा,
उस मोशन के लिए हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, जी जे टू की टू आई 2 बन गई है, तो यहाँ पे 1 प्लस एल की वैल्यू 0 कर दी, तो जे जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, 2 जे प्लस 1। अब फिर से जे होता है एल प्लस एस के इक्वल, अगर एल 0 है तो जे और एस हो जाएंगे इक्वल, ऊपर वाली चीज ठीक है हो जाएगी सेम, तो इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो 2 टाइम्स बन जाएगा, 2 टाइम्स जे ही लिख लो चाहे इसको एस लिख लो, सेम ही चीज है, डिवाइडेड बाय 2 जे प्लस 1, तो ये हो जाएगा फैक्टर कैंसिल, तो यहाँ से 1 प्लस 1 जी जे लिख लो, जी एस लिख लो, सेम बात है, आ जाएगा 2। ठीक है, पेपर में कई बार देखो, पेपर में अब इतना तो नहीं है कि आपको इतने लेंथी क्वेश्चन डालेंगे, वहां पे तो शॉर्ट ट्रिक्स ही काम आती है, आपके रिजल्ट काम आते हैं, तो पेपर में आपको दे दिया जाए कि एल की वैल्यू 0 है, ठीक है, किसी के लिए एल की वैल्यू 0 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली स्लाइड लिख ली है, कर दो नेक्स्ट। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ऐसा लिखूं कुछ 1s1, इसके लिए मेरे को जे की वैल्यू को मतलब जी फैक्टर की वैल्यू बता सकता है कि क्या होगी? 1 1 आएगी मैम, एल 0 है, नहीं 2 आएगी, 2 आएगी मैम, एल कर 0 दो क्या है। चाहिए? एल भी 0 है, एस भी 0 है, दोनों चीजें 0 है मैम। एस भी 1 0 आएगा है, मैम। एल भी 0 है, 1 मैम 3/2 1 प्लस जे 3/2 आएगी, प्लस 1 3/2 आएगी मैम। प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल, सब जोश में आ गए कि यहाँ पे कहीं कोई ऑब्जेक्ट मोशन जे भी 0 हो जाएगा ना मैम, एल हाँ, प्लस एस तो करेंगे आप लास्ट वाला जो केस बता रहे हो ना, आप तो वो वो 0 लगा रहे हो इस पे, तो इस केस में आपके पास एस भी 0 है, एस है तो इसके क्रॉसपोंडिंग एल भी 0 है, तो और हमारे पास जे क्या है 1 है, तो एस और जे ये तो वैसे ही 0 हो गए, तो यहाँ से आपके पास 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 1, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास 2/2 इंटू 2, एक कैंसिल हुआ, 1+1/2, तो आप लोग 1 2 कैसे बोल रहे थे, 1 2 कैसे बोल रहे थे? पुराना वाला तभी तो दिमाग में डाला था था। क्वेश्चन, यस सोचना मैम, था यस ना, क्लियर तो हो गया। थोड़ा सोचो इस पे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा डालती हूँ ऐसे घुमा के क्वेश्चन, 3s1 के लिए क्या होगा? एक 3s1 के लिए आपको जी की वैल्यू बतानी है, इसके 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 लिए होगा 2 मैम। 1 होगा, मैम 1 1 2 होगा, नहीं 2 होगा, 2 होगा मैम, 2। एल 0 है, स्पिन नॉन इस 0 है, केस तो के 2 लिए होगा ना। इस केस के लिए देखो आपके पास एस की वैल्यू है 1, ठीक है, और एल की वैल्यू है 0 और जे की वैल्यू है 1, तो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई है 0। आप इनकी वैल्यूज ये वाली निकाल के देख लिया करो, यहाँ से देखा करो, आपको जी की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, अगर ऐसे वाले केसेस आ जाते हैं तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है, जे की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा, अगर आपको मैं ऐसे पूछूं इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जी की वैल्यू क्या होगी 1D2 के लिए? 1 सोच लो, पक्का 1 आएगी? 1 आएगी मैम, 1 आएगी, प्योर ऑर्बिटल मोशन, 1 होगी मैम, 1 यस, 1 आएगी मैम, लिए अगर प्योर आप ऑर्बिटल मोशन। देखोगे एस की वैल्यू है 0, एल की वैल्यू है 2 और जे की वैल्यू है 2, तो एस 0 हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो जे की वैल्यू है वो 1 आ 1 जाएगा, 1 आ रही है मैम, यस 1 आ जाएगा।
उसके बाद एक मैंने आपको कल लास्ट में जे कपलिंग करवाई थी, एल एस कपलिंग, जे कपलिंग के बारे में कुछ करवाया था लास्ट कल वाले लेक्चर में, रिकॉर्ड किया था मैंने, बट उसकी एग्जांपल नहीं Yes, करवाई ma'am. थी मैंने आपको। आज हम लोग उसकी एग्जांपल, मैम उस एंगल्स अब निकाल लेते हैं हम लोग आज एल एस कपलिंग का तो हमने ढेर लगाया है, हम लोग हर जगह एल एस कपलिंग ही लगाते हैं, बट जे कपलिंग की हमने अभी तक एक सिंगल एग्जांपल भी नहीं की है, तो अभी हम लोग एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल ऑफ जे कपलिंग, एग्जांपल ऑफ जे कपलिंग। तो इसकी एग्जांपल क्या लेके चलते हैं, 2s1 3d1, 2s1 3d1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन है आपका s में और एक इलेक्ट्रॉन है d में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमने जे कपलिंग से फाइंड करना है इसको, तो अगर जे कपलिंग से फाइंड करना है तो हम लोग अगर 2s के लिए देखें, ठीक है, इसके लिए आपके पास क्या बनने वाला है, L1 की वैल्यू बन जाएगी 0 क्योंकि s है, s के लिए L की वैल्यू होती है 0, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए स्पिन की वैल्यू क्या होगी 1/2, एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन की वैल्यू 1/2। ऐसे ही अगर आप इसके लिए देखोगे डी के लिए L होता है हमारा 2 के, और इसके लिए एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो S की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब जे कपलिंग में हम लोग क्या करते हैं, J1 निकालते हैं, तो J1 क्या होगा, L1 माइनस S1 2 L1 प्लस S1, तो यहाँ से आपके पास J1 निकल आएगा 0 माइनस 1/2, 0 प्लस 1/2, तो यहाँ से J1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ऐसे ही इसके लिए निकाल लेते हैं, इसके लिए आपके पास क्या बन जाएगा, J2 इज इक्वल टू L2 माइनस S2 टू L2 प्लस S2, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास क्या बनेगा, 2 माइनस 1/2, 2 प्लस 1/2, तो यहाँ से वैल्यूज क्या बन जाएंगी, 3/2 आ जाएगा और एक आ जाएगा आपके पास 5/2, तो J2 की वैल्यूज आ जाएंगी ये। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या बना है, J1 J2 की वैल्यूज आ गई हैं, एक J1 आया है 1/2, तो दो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, एक J1 1/2 लेंगे, एक J2 लेंगे 3/2। एक कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा आपके पास कि जब मैंने J1 को 1/2 रखा, J2 को ले लिया 5/2, दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब हमारा टारगेट है टोटल J निकालने का, ठीक है। टोटल जो J निकालेंगे वो J1 J2 से निकालेंगे हम लोग, टोटल जो J निकालनी है वो हम ना J1 J2 से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, 1/2 माइनस 3/2, 1/2 प्लस 3/2, तो अब यहाँ से आपके पास बन जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 1, मैडम 1 2 2 3 आ रहे हैं, 1 2 2 3 एक मिनट, 4/2 J2 ही आ जाएगा, 1 2 2, ठीक है, कैसे 2 आएगा, 2 3 आ जाएगा ना, अच्छा सेकंड वाले की सेकंड बात वाला, करो, मुझे लगा, ठीक है ठीक है नहीं ठीक है, सेकंड केस जे में ना, फर्स्ट में ये 1 2 बनेगा आएगा, 1/2 माइनस 5/2 तो 1/2 प्लस 5/2, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा 2 यस 4/2 2 2 ये 6 3 आ जाएगा, तो 6/2 J 3, की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी, तो आपके पास ये आ जाएंगी J की वैल्यूज, तो यहाँ से आप टर्म सिंबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कई बार तो आपने जो सेम वैल्यू आ रही है वो एक ही बार लेनी है दोनों में, एक ही बार लेनी है, तो हमारे पास सिंपली J की वैल्यूज 1 2 3 आ गई है। वैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पेपर में ना इस स्टेप तक जाते ही नहीं है, सिर्फ पेपर में ये कॉम्बिनेशन ही पूछ लेते हैं कि बताओ J1 J2 की वैल्यूज क्या होंगी। J1 J2 की वैल्यू एक 1/2 3/2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, एक 1/2 5/2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। पेपर में यहाँ तक ही पूछ लेते हैं, इससे एडवांस जाते ही नहीं है, अगर जाते भी हैं तो आप कर सकते हो इसको। तो यहाँ से J की वैल्यू 1 2 3 आ जाएगी। मैम ऐसा भी हो सकता है कि
सिर्फ एलिमेंट बता दे, कॉन्फ़िगरेशन ना दिया हो और उससे निकाल लेंगे। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन गिवन ही होगी, हाँ जी मतलब कॉन्फ़िगरेशन में कर निकाली आनी सकते हैं, चाहिए ना मतलब एलिमेंट्स आ की। ठीक है। सकता है पेपर में क्वेश्चन। केमिस्ट्री मैडम इधर भी आ गई, केमिस्ट्री इधर भी आ गई। केमिस्ट्री तो सब जगह आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म सिंबल वाले में हमारे पास इतना ही था, ठीक है, टर्म सिंबल वाले में हमारे पास इतना ही था। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है रीमन इफेक्ट। मैम इसके टर्म सिंबल्स क्या क्या बनेंगी? टर्म सिंबल जैसे जरूर मतलब आपको क्वेश्चन ही यहाँ तक खत्म था। टर्म सिंबल अगर बताने हैं तो एल और एस की वैल्यूज नहीं पता आपको, नहीं निकाल सकते टर्म सिंबल आपको टोटल एल और टोटल एस की वैल्यू ही नहीं पता, तो आप इसका टर्म सिंबल फाइंड ही नहीं कर सकते, तभी क्वेश्चन ही यहाँ तक पूछा गया था। मैक्स टू मैक्स जे की वैल्यू पूछ लेंगे आपसे, ठीक है, मैक्स टू मैक्स जे की वैल्यू पूछ ली जाएगी, बट आगे टर्म सिंबल नहीं पूछा होगा। जे कपलिंग से टर्म सिंबल आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग टोटल एल और टोटल एस निकाल ही नहीं सकते। इसमें जो टर्म सिंबल है ना वो एक्चुअली बना ही एलएस कपलिंग के लिए है, कि उसमें ऑर्बिटल ऑर्बिटल और स्पिन स्पिन कपलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, हम लोग हायर उस पे जा ही नहीं सकते हैं। उसके बाद देखो अभी तक का हमने एटॉमिक में एटम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, एटम को किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखना है। अभी हमने क्या करना है, मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखना है कि क्या फर्क पड़ेगा उसके ऊपर, क्या उसके एनर्जी लेवल्स में क्या फर्क पड़ने वाला है। और जब हम किसी मटेरियल को, ठीक है, मतलब मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स में शिफ्ट आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीमन इफेक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीमन इफेक्ट बोलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रीमन इफेक्ट क्या है, जब हम किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसकी वजह से एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाता है, शिफ्ट होता है। उस शिफ्ट को हम लोग रीमन इफेक्ट बोलते हैं। अब जो ये इफेक्ट होता है वो दो तरह से हो सकता है। एक, जब मैं वीक मैग्नेटिक फील्ड रखती हूँ तब क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड रखती हूँ तो क्या होगा, अगर मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखती हूँ तो क्या होगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखने पे हमारे सिस्टम में क्या फर्क पड़ेगा। और जो वीक मैग्नेटिक फील्ड वाला है, ठीक है, जब हम वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब आगे फर्दर हमारे पास दो केस बन जाते हैं। एक बनता है नॉर्मल रीमन इफेक्ट, ये नॉर्मल रीमन इफेक्ट किसको बोलेंगे, जिसके लिए स्पिन की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। सारे एलिमेंट्स, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स जिसमें प्योर ऑर्बिटल मोशन होता है, मतलब एस की वैल्यू जिनके लिए जीरो होती है, उसको आपने वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो जो इफेक्ट वो दिखाएंगे उसको हम लोग नॉर्मल रीमन इफेक्ट बोलेंगे। और हमने वीक मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा है बट अब एस की वैल्यू हो गई है नॉन जीरो, तो उसको क्या बोल देंगे, अनॉमलस जीमन इफेक्ट बोल देंगे। उसको हम लोग अनॉमलस जीमन इफेक्ट बोल देंगे, जीमन इफेक्ट, ठीक है। और जो मैम आपने एस का क्या बताया, वो दोबारा बता मटेरियल दो। जिनके लिए एस की वैल्यू जीरो होती है, एस की वैल्यू अगर जीरो है तो उसको आप बोल सकते हो प्योर ऑर्बिटल मोशन कर रहा है वो, ये हमने अभी किया है ना। तो जो यस मटेरियल के पास यस मैम। सिर्फ ऑर्बिटल मोशन है, जिनकी स्पिन ही जीरो है टोटल, तो वो मटेरियल्स को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं
वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो इफेक्ट वो दिखाएंगे उसको बोलेंगे नॉर्मल जीवन इफेक्ट। और अगर किसी का एस नॉन जीरो है, ठीक है, किसी का एस नॉन जीरो है तो जो वो इफेक्ट दिखाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनॉर्मलस जीवन इफेक्ट बोलेंगे। उसके बाद थर्ड, अगर मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ इस इफेक्ट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्टन बैक इफेक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग पास्टन बैक इफेक्ट बोलते हैं। ये अभी आएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। जस्ट अभी मैंने डिवाइड किया है कि अब वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो क्या होगा, अगर मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ तो क्या होगा। ठीक है, अभी हम लोग मैम एक क्वेश्चन था, जैसे आप बोल रहे हैं कि हमने वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो दो टाइप के है, नॉर्मल और एनोमलियस। तो आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल में स्पिन जीरो होती है या बनती है रखने के बाद? वो मटेरियल जिनकी स्पिन यस पहले से होती है, मतलब यस जीरो होती है उनको जब रखें जैसे मैं फील्ड के अंदर। 1p1 की बात करूं, 1p1 ऐसा मटेरियल जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1p1 है, अगर आप इसको देखोगे इसके लिए एफ की वैल्यू 0 है। एक तरफ मैं इधर लिख दूं 3s2, इसके लिए स्पिन की वैल्यू नॉन जीरो है। तो इसके जो ये इस सिंबल के लिए जो, अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूं ऐसे एटम को तो उसमें जो इफेक्ट आएगा उसको नॉर्मल बोलोगे, और इसमें जिसके एस की वैल्यू नॉन जीरो उसको आप नॉर्मलस बोल दोगे। अब उसके बाद अभी हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मल रीमन इफेक्ट। बैकस्लाइड करना, मैम बैकस्लाइड करना प्लीज, बैक ये टू वाली बैकस्लाइड। यस मैम। मैम हो गया। तो हम लोग नॉर्मल जीवन इफेक्ट की बात करते हैं, तो नॉर्मल जीवन इफेक्ट में हो गया मैम, एस हो की गया। वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, 0 रहती है। ठीक है, सबसे पहली चीज एस की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चीज का होनी चाहिए, दो एनर्जी लेवल्स में अगर आपने डिफरेंस देखना हो, दो एनर्जी लेवल्स में अगर आपने डिफरेंस देखना हो तो वो ये होता है जी जे एम जे, और ये क्या बनेगा, म्यू बी बी। ठीक है, म्यू बी बी। अब ये वाली चीज मैंने लिखी कहाँ से है, ये शायद अभी हमने ना ये कॉन्सेप्ट किया नहीं है। मैग्नेटिक मटेरियल्स में मैं आता है ना वही मैम, बोले वाली मैग्नेट, आप सीएमपी में मटेरियल करते हैं ये वाली चीज, करवा रही है ना करवा मैडम, दिया है, दूसरे मैडम ने करवाया है। फिर तो बताने की जरूरत ही हाँ नहीं है मेरे को। यस। और मैम वो तब ये प्योरली मैं एक ऑर्बिटल चीज मोशंस में है ना फिर, मैं बताती हूँ एक चीज, तब यस 0। जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है ना, जब हम लोग किसी मटेरियल को, एक बार जस्ट ऑरली बता देती हूँ कि जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिस्टम ने क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करना है। तो जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है माइनस म्यू डॉट बी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन तो सभी ने देखा होगा, जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, माइनस म्यू डॉट बी के इक्वल होती है। अब लोग हमारा जो सारा कुछ है वो यहीं से निकलता है, इसको मैं आगे ड्राइव नहीं करने वाली। हम लोग डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, फिर डॉट प्रोडक्ट में वही की हमने जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमने जेड एक्सिस के अलॉन्ग लगाई हुई है, ठीक है, ऐसे है।
मैग्नेटिक फील्ड हमने z एक्सिस के लॉन्ग लगा रखी है, और जो म्यू है वो कुछ एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो z एक्सिस के लॉन्ग निकालोगे तो म्यू z कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। फिर इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो मैं वो वाली डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ, जस्ट एक हिंट दे रही हूँ तो ये ऐसे ड्राइव होता है, क्योंकि डेरिवेशन से हमें कोई भी काम नहीं है। तो जो डेल्टा दो एनर्जी लेवल्स के बीच में, ठीक है, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में अगर आपने डिफरेंस देखना हो, एनर्जी डिफरेंस देखना हो, तो वो कितना होता है, जी जे एम जे म्यू बी और बी, ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड है और जहां यहाँ पे म्यू बी क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन है, बोहर मैग्नेट, यस, ठीक है। और म्यू बी की वैल्यू क्या होती है, ई एच कट बाय 2m, ये भी आपको पता होनी चाहिए। म्यू बी की वैल्यू क्या होती है, ई एच कट बाय 2m, और जी जे हमारे पास वही जी फैक्टर है, एम जे की वैल्यूज भी हम निकाल लेंगे। तो हम लोग इसी चीज एमजे स्टैंड फॉर, जी ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੇਮ यस। एमजे ही है। ओके ओके। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास एस 0 है तो मेरे को कोई बता सकता है कि जी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। वन तो वन हमें ये बार बार वन निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो जिसके लिए भी एस की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू, जी जे की वैल्यू, जी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब यहाँ से हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू बन गई है एम जे म्यू बी बी, ठीक है। अब हम लोग ट्रांजिशन करके देखते हैं, ट्रांजिशन करके देखते हैं। मान लो हमने ट्रांजिशन की 1p से 1d2 में ट्रांजिशन की हमने, ठीक है। 1p1 से हमने 1d1 में क्या की है, ट्रांजिशन की है। अब देखो होता क्या है, होता क्या है, इस चीज को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करती हूँ। देखो एक चीज होती है कि दो एनर्जी लेवल्स हैं आपके पास, ये मान लो एक हमने माना है यहाँ पे 1p1 है और एक एनर्जी लेवल है 1d2, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी 0 थी, यहाँ पे क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड 0 थी। ये मटेरियल है जिसमें ऐसे दो एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं, ऐसा कोई मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल की बात नहीं कर रहे, जैसे हम देख रहे हैं कि उस सिस्टम में हमारे पास दो ऐसे एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं। जैसे ही मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है, जैसे ही मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा उस सिस्टम को, तो उसमें जो एनर्जी लेवल्स थे वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। उसके एनर्जी लेवल्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और वो किसमें स्प्लिट होते हैं, कितने लेवल्स में स्प्लिट होते हैं, तो ये स्प्लिट होते हैं mg लेवल्स में, ठीक है। mg की वैल्यूज में क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं। अब mg से क्या मतलब समझती हूँ मैं, यहाँ पे अगर 1p1 है तो 1p1 के लिए s हमारे पास 0 है, ठीक है। l की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। j की वैल्यू हमारे पास इन्होंने 1 ऑलरेडी दे रखी है। इसके लिए 1d2 के लिए देखोगे s की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। तो J की वैल्यू से सब कुछ डिसाइड होना है। J की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि ये कितने एनर्जी लेवल्स में आगे स्प्लिट होगा। तो अगर हम किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो उसके एनर्जी लेवल्स हैं वो आगे सब डिवाइड हो जाते हैं, आगे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। तो कितने एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होते हैं ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो जितनी J की वैल्यू है उससे हमने क्या निकाल लेनी है, mj की वैल्यूज निकाल लेनी है। तो अगर आपके पास J2 है तो यहाँ से mj की क्या वैल्यूज बनेगी, mj की वैल्यूज बन जाएंगी -2, -1, 0, 1 एंड 2, 5 वैल्यूज बन जाएंगी। इसका मतलब ये 5 एनर्जी लेवल्स में क्या होने वाला है, स्प्लिट होने वाला है। ऐसे ही अगर आपके पास J की वैल्यू 1 है तो यहाँ से आपके पास mj की कितनी वैल्यूज बनेगी, mj की बनेगी 3, -1, 0 और 1, ठीक है। अगर वैसे आपने ओरली अगर किसी को बताना हो ना कि अगर J की वैल्यू ये है, ठीक है, J से अगर हम, ये आपके पास J है तब जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 0 था, ये mj वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाता है और mj की कितनी वैल्यूज बनती हैं, 2j + 1। ये शॉर्ट ट्रिक है
आपके पास है कि कितनी एमजे वैल्यूज होती हैं, कितनी एमजे वैल्यूज होती है 2j + 1, जे की वैल्यू 2 रखो तो 5 वैल्यूज बनेगी, जे की वैल्यू 1 रखो तो 3 वैल्यूज बनने वाली हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दी है, इसको स्प्लिट कर दिया है 5 में, इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे 5 में, ये बन गए 5। और मैम वैसे तो वैसे निकालते हैं -j2 + j। टोटल वैल्यूज की बात कर रही हूँ मैं तो, ये टोटल वैल्यूज है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ mj, और j की वैल्यू 1 है तो यहाँ से 3 आते हैं आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आएंगे 3। अब यहाँ से आप देखो, अब यहाँ से आप देखो, इधर मैं लिखती हूँ ऊपर mj, ठीक है, mj जो ज्यादा वाली वैल्यू है ना वो ऊपर लिखनी है, क्योंकि आपके पास इधर 5 वैल्यूज आ रही हैं, जब j को 2 रखा तो यहाँ पे 5 वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे 5 वैल्यूज आ रही हैं, तो किसको ऊपर लिखेंगे किसको नीचे लिखेंगे, सब में एक ही मेथड है, चाहे वो नॉर्मल है, अनॉमलस है, चाहे फास्ट एंड बैक इफेक्ट है, सब में एक ही मेथड है। ऊपर हाईएस्ट से स्टार्ट कर लो, +2 +1 0 -1 -2, ऐसे ही नीचे +1 0 -1। तो आपने mj की वैल्यूज इतनी लिखनी है। तो अगर आपने किसी इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो आपके पास कितने एनर्जी लेवल्स में इसने आगे फर्दर स्प्लिट कर दिया, 5 ऊपर है 3 नीचे है, 8 एनर्जी लेवल्स में क्या कर दिया इसने, स्प्लिट कर दिया इसको। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। एक तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल जिसमें स्प्लिट हुआ है वो पता होना चाहिए। सेकंड चीज क्या है, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन। अगर आपके पास में अगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, तो हमारे पास 2 ही एनर्जी लेवल्स थे, एक था 1d1, मतलब एक 1p1 था, एक 1d2 था, तो ऊपर से नीचे हमने जस्ट एक ट्रांजिशन होनी थी। बट जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये एनर्जी लेवल आगे फर्दर सब डिवाइड हो गए, तो ट्रांजिशन भी बढ़ने वाली है आपकी, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन भी बढ़ने वाली है। तो इस मतलब इस सिस्टम के लिए हमारे पास कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन आएंगी वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन रूल क्या है, ट्रांजिशन रूल हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन रूल होता है कि वही ट्रांजिशन पॉसिबल है जिसके लिए डेल्टा mj की वैल्यू 0 होगी या फिर ±1 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सबके लिए काम आना है, ठीक है, वही ट्रांजिशन पॉसिबल होने वाली है जिसके लिए डेल्टा mj की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर +1 हो सकती है या -1। इसके अलावा अगर कोई +2 आ जाए, -2 आ जाए, इसके अलावा जो भी वैल्यूज है वो पॉसिबल नहीं है, वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं 2 से 1 तक आती हूँ, 2 से 1 तक आती हूँ, तो इसके लिए ऊपर वाली mj की वैल्यू है 2 माइनस नीचे वाली कितनी है 1, तो डेल्टा mj कितना बन जाएगा 1। तो ये हमारी ट्रांजिशन पॉसिबल है। ऐसे ही 2 से 0 तक आना है, क्या ये पॉसिबल है, 2 से 0, 2 - 0 नो मैम, नो मैम, पॉसिबल नो। नहीं है, ठीक है। 2 से -1 आना, नो 2 से नो मैम, -1 आना, तो ये 3 बन जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा 1 से 1 आना, पॉसिबल नहीं। 1 मैम, से 0 1, बन 1 जाएगा। -1 0, 1 से 0 भी, 1 से 0 भी यस 1 पॉसिबल से है, 0 भी पॉसिबल है। 1 से -1, 0 से 1 से 0 भी -1 पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, 2 बन जाएगा। नो नॉट 0 पॉसिबल, से 1 आना बिल्कुल पॉसिबल है, 0 पॉसिबल, से 0 आना पॉसिबल है, पॉसिबल, 0 से -1 जाना पॉसिबल है। उसके पॉसिबल है, बाद आपके पास आ जाएगा -1 से, -1 से +1 आना नहीं पॉसिबल, -1 से 0 आ सकते हैं, -1 से -1 आ सकते हैं। यस मैम। यस मैम, किसने 0 बन जाएगा आंसर ना। बोला है 6, गलत बोला है आंसर। -1 to यस -1 तो जा जा सकते हैं ना, सकते हैं, 0 बन ये जाएगा। बन जाएगा 0। तो आपके पास -1 से एक और गलत आंसर,
10 माइनस, मैं कहाँ से आ रही थी, -1 से -1 तक जा रही थी ना। अच्छा, 9 आएगा। -1 to -1 -2 से +1 नहीं पॉसिबल, -2 से 0 नहीं पॉसिबल, -2 से -1 पॉसिबल है। तो टोटल कितने बन गए हैं? 3 6 9 बन गए हैं। टोटल 9 बन 9 गए, 9। ट्रांजिशन पॉसिबल है। कहीं देखो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड 0 में रख के सिर्फ एक ट्रांजिशन पॉसिबल थी, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो टोटल 9 ट्रांजिशन पॉसिबल हो गई। टोटल 9 ट्रांजिशन पॉसिबल हो गई। अच्छा, अब इसके लिए एक और चीज है इसमें, अगर किसी, मैंने आपको ट्रांजिशन रूल ये बताया है, ट्रांजिशन रूल बताया है कि डेल्टा एम जे की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या +-1 हो सकती है। अगर आपके पास डेल्टा एम जे की वैल्यू 0 है, उसको पाई लाइंस बोला जाता है। उसको क्या बोलना है आपने? पाई लाइंस बोलना है। और अगर आपके पास डेल्टा एम जे की वैल्यू +-1 है, तो उसमें उसको आपने क्या बोलना है? सिग्मा लाइन बोलना है। ठीक है, तो जिसके लिए डेल्टा एम जे की वैल्यू 0 होती है उसको पाई लाइन बोलेंगे, और जिसके लिए डेल्टा एम जे की वैल्यू +-1 होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाई लाइंस बोलेंगे। अब इस केस में आप काउंट कर सकते हो कि किसमें बनी है, आपके पास कितनी पाई लाइंस बनी है और कितनी सिग्मा लाइंस बनी है। 2 और 7 है। 2 और 7 नहीं, देखो काउंट करना हो रहा है ना डिफिकल्ट। 3, मैम 3 और 6। 3 और 6 बनेगी। तो ये 3 और है आपके 6। पास। देखो अब हर एक प्रॉब्लम के लिए बार बार काउंट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको हम बचाते हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक है कि कितनी पाई लाइंस होंगी और कितनी आपकी क्या होने वाली है। शॉर्ट लाइंस नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है। तो कितनी पाई लाइंस होंगी और कितनी आपके पास सिग्मा लाइंस होंगी, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? नंबर ऑफ पाई लाइंस, नंबर ऑफ पाई लाइंस किसके इक्वल होती हैं? ये होती है 2J1+2। और नंबर ऑफ सिग्मा लाइंस किसके इक्वल होती हैं? 2J1+J2। ठीक है, और एक चीज याद रखना, ट्रांजिशन की ऐसे होती है, एक 1P1 नीचे पड़ा था, 1D2 ऊपर पड़ा था। तो इसके लिए ये J1 बनेगा और ये आपका क्या बनेगा? इसमें से J2 निकलेगा। ठीक है, ऊपर नीचे वाला, हम नीचे वाला जो लेवल है उसके लिए जो J की वैल्यू उसको J1 बोलेंगे, और जो ऊपर वाला है उसको हम J2 बोलेंगे। तो इस केस में हमारे पास J1 कितना आया है? 1, और J2 कितना आया है? 2। तो अगर पाई लाइंस देखनी है तो ये कितनी बन जाएंगी आपके पास पाई लाइंस? मैम मैडम आपने 2J1+2 ऊपर लिखवाया है, 2J J1 + J2 1 नहीं होगा। होगा। और 1 आएगा, 1 आएगा, +1 आएगा, +1 आएगा। 2J1+1 आएगा और नीचे वाला तो सही है। पाई लाइंस देखनी है तो ये बन जाएगा 2 × 1 + 1, तो 3 पाई लाइंस आ जाएंगी। अगर सिग्मा लाइंस देखनी है तो 1 + 2, तो कितना बन जाएगा? ये 6। तो आपके पास 6 पाई लाइंस आ जाएंगी और 6 ही आपके पास क्या आ जाएंगी? सिग्मा लाइंस आ जाएंगी। हाँ जी मैम मैम कल हमने टर्म सिंबल के हिसाब से एनर्जी देखी थी कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है। तो मैम पी की वैल्यू कम है एल की वैल्यू, तो पी की एनर्जी हायर नहीं होगी डी से? अच्छा, 1T1 से हम लोग 1D2 तक जा रहे हैं ना, ऐसी है ना हमारी ट्रांजिशन का मतलब क्या है? दोनों के लिए यस एच की मैम। वैल्यू तो सेम है, बट इसके लिए एल की वैल्यू क्या है? 0, और इसके लिए एल की वैल्यू 1 है। 1 और 2 है वही है, मैम, पी की 1 1 है ना। हाँ, डी 1 की है, 2। इसके लिए 2 है। तो जितनी एल की वैल्यू ज्यादा होती है उतनी एनर्जी लोएस्ट होती है। इस
हाँ वैसे सोचोगे तो उसकी कम होनी चाहिए, बट ये तो मैंने अपने आप से एग्जांपल उठाई हुई है। आपने सही क्वेश्चन पूछा है, ये उल्टा होगा अगर ऐसे बुक्स में से उठाई होती एग्जांपल, वो उल्टा लिखा जाता। फिर मैम जे हम्म। की वैल्यू भी अलग होती ना, इधर तो जे J1 तक इधर तो जे ऊपर वाला तक होता जाने की E1 जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि एल ने ही डिसाइड कर दिया किसकी लोएस्ट एनर्जी है किसकी हाईएस्ट एनर्जी है। ये तो मैंने जस्ट एक ऐसे ही अपने उससे एग्जांपल लिखी हुई है, जस्ट समझाने के लिए कि ये कैसे होता है। ओके मैम। उसके बाद ऐसे ही सेम डिट्टो होता है। अब आपकी क्लास है ना निशा मैम की, टाइम हो गया मैम। चलो ठीक है कल करते हैं 9 + 3 मिनट तक।